तो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। मान लो कि आपने एक कंडक्टर लिया, ये सपोज दैट है कि आपने एक कंडक्टर लिया, ठीक है। थोड़ा करते हैं अभी हम। ये कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के अनसाइड कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई पॉइंट ले लिया मैंने, पी ले लिया, कोई पॉइंट पी ले लिया, और इस कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्मली जो है करंट जो है फ्लो कर रही है। यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से करंट इस तरीके, सभी पार्ट्स में यूनिफॉर्मली जो है करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर करंट डेंसिटी को हमें डिफाइन करना है तो हमें इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए अगर करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा ले लेंगे जिसमें ये पॉइंट हमारे पास होगा। और अगर हम देखें तो यहाँ एरिया वेक्टर देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, तो क्रॉस जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर इट इज़ ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड द डायरेक्शन इट ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट से हमेशा दूर की तरफ होगी। और ये हमारे पास एरिया वेक्टर ए है और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो अगर एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन सेम है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, कि अगर एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन सेम है तो उस केस में करंट डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है। जनरली करंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू, यानी अमाउंट ऑफ करंट, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया। कब है ये, व्हेन द करंट या अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर सेम डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर के तो उस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, I बाई ए इसका फॉर्मूला हो गया कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम करंट डेंसिटी बोलेंगे। करंट डेंसिटी जो है जनरली कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास पहली सिचुएशन ये है, मान लो कि ये केस फर्स्ट लिया मैंने ऐसा, और ये करंट डेंसिटी भी मैंने डिफाइन कर ली। अब मैं अगर केस सेकेंड लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर ये एरिया वेक्टर ए जो है ये कुछ एंगल बना रहा है, सपोज दैट कि ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसका मुंह किधर है, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया है मैंने इस कंडक्टर के अंदर। तो इस पर्टिकुलर एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, इधर होगा। मान लो इसको आँख बना दी हमने, तो ये आँख इधर ही देख रही होती। तो यहाँ से करंट जो है, यानी करंट मतलब यहीं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा और एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से। तो अब देखें कि इस बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर के कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर उसके नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, थीटा एंगल बनाता है, तो उस केस में हमारे पास करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा और किस तरीके से उसको सोल्व करें। तो आप इसके लिए ध्यान रखें कि भी एरिया वेक्टर अगर कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो हमेशा याद रखें कि हमें क्या करना है कि उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन वाला ही कंपोनेंट लेना है। यानी एरिया का इस करंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या था हमारे पास, ए कोस थीटा। और ऐसा ही कुछ हमने फ्लक्स में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कुछ इसी तरीके का था। कई सारी टाइप की सिचुएशन वहाँ पे आप सोल्व कर रहे थे। तो यहाँ देखो, ए जो है, ए इस करंट की डायरेक्शन में ए कोस थीटा जो है इसका कंपोनेंट हो गया। तो इस बार जो करंट डेंसिटी की डिफाइन किया जाएगा करंट डेंसिटी को, वो क्या होगा हमारे पास, आई डिवाइडेड बाई, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में एरिया का कंपोनेंट, ठीक है। ये ए एन का मतलब है नॉर्मल की डायरेक्शन में एरिया का कंपोनेंट जहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जे इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, इट विल बी जे इज इक्वल टू आई बाई ए कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, आई बाई ए कोस थीटा हो जाएगा। एंड इसको अगर हम थोड़ा सोल्व कर लें तो कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, आई इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। अब आपको ये पता है कि करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जे डॉट एरिया वेक्टर ए, ठीक है, जे डॉट एरिया वेक्टर ए। तो ये जो जे है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक करंट होता है, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक करंट होता है। करंट मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है हमारे पास। तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। अब अगर मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आपको गिवन होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जिनको आप देखते हो, अगर सपोज, ये तो कब होगा जब आपका एरिया यूनिफॉर्म होगा,
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब एरिया आपका यूनिफॉर्म होगा, यानी एरिया आपका यूनिफॉर्म होगा। और सेकंड केस हम लेंगे जब एरिया आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो एक तो एरिया यूनिफॉर्म होगा और एक एरिया नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जब आपका एरिया नॉन यूनिफॉर्म होगा, सेकंड केस नॉन यूनिफॉर्म एरिया के लिए अगर हम बात करें, नॉन यूनिफॉर्म एरिया, उस केस में क्या करेंगे, हम कैसे सोल्व करेंगे, हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे, ठीक है, एक एरिया एलिमेंट लेंगे। सपोज मान लो कि मैंने एक डीए एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और उसके लिए जो करंट फ्लो करेगी, क्योंकि एरिया जो है वो कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए हम करंट जो है वो डिफाइन करेंगे डी आई, क्योंकि उसी पर्टिकुलर स्मॉल एरिया एलिमेंट में कितना करंट का अमाउंट जा रहा है, डी आई जा रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए लिख सकते हैं। एंड सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे तो नेट करंट अगर हम उस पर्टिकुलर पूरे एरिया में देखना चाहते हैं उस कंडक्टर के, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम बोथ साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन लाइक दिस, ओके, इस तरीके से होगा जे डॉट डी ए। इसका मतलब है कि आप ये क्या पढ़ते हो, ये क्या है कि ये फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है, किसका है, एलिमेंट ऑफ जे का है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स आता है, इसको हम फ्लक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जाता है। तो देखो अलग अलग केसेस बना के अलग अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता करना है, अगर एरिया जो है लगातार चेंज हो रहा है तो उस केस में आपको कुछ ऐसा रिलेशन दिया जाएगा, या तो कुछ डिस्टेंस के साथ रिलेशन दिया जाएगा जे का, जिसमें एरिया चेंज हो रहा होगा, और उसमें आप करंट की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिट्स वहाँ पे पुट करके। और इस तरीके से ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है कि करंट डेंसिटी होती क्या है, करंट डेंसिटी को किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। अब बेसिकली नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखो कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्टेंस, ठीक है, दो टाइप की, एक ये हमारे पास है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है उसको हम जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कंडक्टेंस होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल होता है, बेसिक है, ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा इसके, बस हमें इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है। अब आपको ये पता है कि कंडक्टेंस हो गया, और एक होती है कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू ये होती है 1/ρ, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ हमने ये लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है कंडक्टिविटी। ये दो चीज़ें आपको याद भी रखनी है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जिसमें हम जे के बारे में बात करेंगे। तो देखो जे हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने की डायरेक्शन में होती है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म देखेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है जे के केस में। अगर सपोज करो कि आपके पास कोई कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, और जिसकी लेंथ आपके पास सपोज एल है, ठीक है, एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ए लिया हुआ है, और अगर इसके एंड के अक्रॉस आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया प्लस माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आपने ये पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आई इंटू आर होता है, ठीक है, आई इंटू आर। अब मान लो कि ये एल लेंथ का है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने के डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर किया जाता है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है, हमारे पास रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एल लेंथ के कंडक्टिंग वायर में ही ये चार्जेस फ्लो करेंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता है E इंटू एल। एल क्या है, लेंथ है, तो V इज इक्वल टू E इंटू एल होता है। आई इंटू आर, आर क्या हो गया यहाँ पे, रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मुझे पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू मैंने लिखा आई बाई ए इंटू रो, ये अपने पास बचा है यहाँ पे वैल्यू आई बाई ए इंटू रो। और मुझे मालूम है कि
करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारे पास करंट फ्लोइंग थ्रू एनी पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इन पर यूनिट एरिया। तो ई अपॉन रो इज इक्वल टू हमने लिख दिया आई बाई ए, तो आई बाई ए, और मुझे पता है आई बाई ए को मैं जे लिख सकता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। 1 अपॉन रो की वैल्यू हमें पता है सिग्मा होती है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा J इज इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, और ये डेरिवेशन में हमें ये पता चल गया कि भाई J जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी, और इसका मतलब ये भी होगा कि उस कंडक्टिंग वायर के अंदर कितने चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने की डायरेक्शन में ही डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस, जो कमर्शियल रेजिस्टेंस जो हमारे यूज़ किए जाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस बनाने में रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा यूज है। तो बेसिकली हम दो टाइप के रेजिस्टेंस की बात करेंगे कमर्शियल में। एक हमारे पास होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस होता है वायर बाउंड, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास होता है कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस। तो पहले मैं बात करूंगा वायर बाउंड रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ये बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, ये अलॉय से बनाए जाते हैं। देखो मैं बातें लिख देता हूँ जो काम की हैं। अलॉय से बनाए जाते हैं, जनरली जो अलॉय यूज़ की जाती हैं वो हमारे पास मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन जो है अलॉय होती है, कॉन्स्टेनन होता है, ठीक है, और निक्रोम, ठीक है, इनसे ये बनाया जाता है, ठीक है। इन्हीं को क्यों यूज़ किया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इनको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, यानी अगर इस वायर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा करंट आपने फ्लो करवा दी तो वायर जल्दी से गर्म नहीं होता, इसलिए इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट, ठीक है, वो काफ़ी लो होता है, कम होता है, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं वैसे तो ये लो होता है, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी। मतलब हाई रेजिस्टिविटी का मतलब ये हो गया कि इनका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसलिए जनरली ये यूज़ किए जाते हैं। बट इनमें एक बड़ी समस्या एक आती है, एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम एक बड़ी लार्ज लेंथ के लिए हम इनको नहीं बना सकते, काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है इनको बनाना, इसलिए हम इन रेजिस्टेंस को, और ये थोड़े कॉस्टली होते हैं और कॉम्पैक्ट भी नहीं होते, इसलिए भी हम इन वायर बाउंड रेजिस्टेंस को यूज़ नहीं करते। तो जनरली हम जो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे हमारे डिवाइसेस के लिए वो होंगे कार्बन रेजिस्टेंस। तो कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली कैसे बनाए जाएंगे उसको अगर हमें देखना है तो कार्बन रेजिस्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो दे आर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर ऑफ हम बोल सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, कार्बन, क्ले, ठीक है, और रेजिन बाइंडर, ठीक है, रेजिन बाइंडर होते हैं, बाइंडर, जिनको हम एक सिलेंड्रिकल, हमारे पास जो है रोड होती है, सिलेंड्रिकल रोड होती है, कुछ इस तरीके की सिलेंड्रिकल रोड होती है, और उस पर हम इनको क्या कर देते हैं, माउल्ड कर देते हैं, विच आर प्रेस्ड एंड माउल्डेड, ठीक है, ऑन द सिलेंड्रिकल रोड, ठीक है, और इनको कुछ टेम्परेचर दे दिया जाता है, टेम्परेचर से फिर वो उसके ऊपर बाइंड हो जाती है और ऊपर जो है इन पे क्रीमिंग कर दी जाती है प्लास्टिक की, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्बन रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। बेसिकली इनको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और चीप होते हैं, ठीक है, इनमें जो है ये कन्वीनियंट भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कॉम्पैक्ट होते हैं और चीप होते हैं, इसलिए हम इन कार्बन रेजिस्टेंस को जनरली यूज़ करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये तो था रेजिस्टेंस के बारे में। कमर्शियल जो है रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं इसको देखो किस तरीके से हमें इसको याद रखना है, एक टेबल मैं बनाऊंगा, उस टेबल से आपको सभी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में बहुत ईजी रहेगा, और उस टेबल को आप रिमाइंड कर लें, ठीक है, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि उन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं अक्सर, तो इन पे आपको ये टेबल का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे हम कलर की बात करेंगे, कलर, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलर लेंगे,
उसके बाद हम यहाँ पे लेटर लेंगे कि किस टाइप का लेटर हमने लेना है यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे नंबर लेंगे। नंबर क्या होगा, देन नंबर हो गया हमारे पास, ये नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। मल्टीप्लायर, आपको ये टेबल याद रखनी है, बस कुछ नहीं, और बहुत आसान है, इसको याद रखना है, ठीक है। मल्टीप्लायर होगा। उसके बाद वापस मैं कलर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं टॉलरेंस ले रहा हूँ। तो ये टेबल हमें याद रखनी है। बहुत इजी तरीका है इसको याद रखने का, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। जनरली कई सारी बुक्स में भी इसी तरीके से बताया जाता है, वो हम वही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हम लेटर लिख लेते हैं और नंबरिंग कर देते हैं। तो बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस बार एक बार दोहरा लें, क्योंकि उससे आपको आसानी रहेगी इनको याद करना। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से हम इसको याद करते हैं, ये पैटर्न है। तो अगर हम इसको देखें तो नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से हमने इसके नंबर लिख दिए। मल्टीप्लाई इन्हीं के अलग तरीके से होगा। तो यहाँ 10⁻0, इसी के अलॉन्ग 1, 2, 10⁻3, 4, 5, 10⁻6, 7, 10⁻8, 10⁻9, ठीक है। कलर आगे हम बात करेंगे, इनको एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। कलर में हम लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक कलर। तो ब्लैक, बी फॉर ब्लैक। फिर बी एक और आ गया, उसको ब्राउन लेंगे, ब्राउन। रेड लेंगे, ऑरेंज लेंगे, सिंपल है। येलो लेंगे, और ये ग्रे हो गया, ठीक है। ये फिर ब्लू हो गया, वॉयलेट हो गया, ग्रीन हो गया, और ये वाइट हो गया, ये वाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आपको याद भी रखनी है ये टेबल, ताकि आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कार्बन कलर को याद कर पाएँ, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ठीक है, ये हमारे कलर हो गए। अब इसको देखो करना कैसे है, करना क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल ये रोड ले लिया आपने, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल रोड ले ली, और इस सिलेंड्रिकल रोड पे मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ वायर जो है वो मैंने एक पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा, और ये चौथा, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। फर्स्ट, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, ये पहला सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ऐसा दिया गया होगा आपको। और ये कौन सा है, सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर, सेकंड, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करने वाले मल्टीप्लायर, क्योंकि ये टेबल में लिखा हुआ है मल्टीप्लायर। और फाइनली जो फोर्थ है वो हमारे पास आता है टॉलरेंस का, और ये फोर्थ हमारा हो गया टॉलरेंस, ठीक है। इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कार्बन, और इनको जो है एक ऐसे 2 लीड होती है हमारे पास, उनसे ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, मोल्ड करके, ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। अब दूसरा हम कुछ कलर ले रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड, और ये हो गया सिल्वर। और अगर आपको कोई कलर नहीं दिया जाए, नो कलर, इनके टॉलरेंस लेते हैं। गोल्ड का होता है ±5%, और ये हो गया ±10%, और अगर कोई कलर नहीं दिया जाता तो ±20% होता है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं इस पे बेस्ड, बहुत सिंपल से एग्जांपल होंगे।
जैसे कि मैं मान लो कि मैं ले रहा हूँ सबसे पहले वाली जो ये पट्टी है इसको मैंने रेड कर दिया। उसके बाद ये ऑरेंज होगी, सेकंड वाली पट्टी जो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और तीसरे वाली जो पट्टी है ना वो आपको इसी तरीके से दे दिया, मान लो येलो दे दिया, ठीक है, येलो दे दिया, तो ये येलो दे दिया, येलो। मैं बोलता भी चल रहा हूँ अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे टॉलरेंस के केस में हमने गोल्ड दे दिया, फोर्थ जो पट्टी है उस पर हमने गोल्ड दे दिया, ठीक है। अब हमें इस कार्बन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। कैसे बनाएंगे? देखो बहुत सिंपल सा है, देखो कैसे करेंगे। रेड की बात करते हैं तो रेड देखो कितने नंबर पे आता है रेड। सबसे पहले हम रेड पे देखते हैं कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है, तो हम इसको लिख लेते हैं रेड मतलब 2 हो गया। यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ मैं 2, ओके। ऑरेंज देखो, ऑरेंज तो आपको याद रखना है कि भाई 2 तो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ये सिग्निफिकेंट नंबर है, सिर्फ ये नंबर की बात की जाएगी, फिर मल्टीप्लाई लिया जाएगा। देखो 1 2 सिग्निफिकेंट नंबर, उसके बाद मल्टीप्लाई लिया जाएगा, बाद में टॉलरेंस लिया जाएगा फोर्थ में। तो ऑरेंज देखो कितने नंबर पे है, ऑरेंज तीसरे नंबर पे है, इस तरीके से दिया गया। इनटू, और यहाँ पे इनटू लिख दिया जाता है, मल्टीप्लायर हो गया। येलो देखो, येलो, येलो आपका ये है, ये येलो है, और ये कितने मल्टीप्लायर पे है, 10⁴ पे है। वैसे भी इसके सामने वही आएगा 10⁴, और ये हो गया हमारा ओम, प्लस माइनस 10⁴ ओम प्लस माइनस। अब देखो ये क्या दिया हुआ है लास्ट में, गोल्ड दिया हुआ है, तो ये आ गया ±5%। दिस इज योर आंसर। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1-2 एग्जांपल और ले रहा हूँ कि यहाँ पे, कि अगर मान लो कि एक एग्जांपल मैं ये भी ले लूँ यहाँ पे सिंपल सा, 3 2 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 20%, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया हो। मान लो आपको क्वेश्चन पहले ही दे दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपसे पूछा है किस टाइप के कलर जो है इसमें कार्बन रेजिस्टेंस में होंगे। तो पहले देखो 3 की बात करते हैं, तो 3 नंबर पे देखो आप कौन सा आ गया, 3 नंबर पे बी रो, ये ठीक है। तो 0 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 नंबर पे येलो आएगा, ठीक है, येलो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने पे आया, 3 नंबर पे ऑरेंज आएगा ना, 3 नंबर पे ऑरेंज आएगा। तो ऑरेंज जो है यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ ऑरेंज। और 2 नंबर पे देखो क्या है, रेड, फिर रेड आ जाएगा। उसके बाद 10⁴ ओम, ठीक है। तो 4 पे हमारे पास आ गया है, क्या आएगा, येलो आ जाएगा, तो ये येलो लिख लेंगे, येलो। और फिर कोई कलर अगर गिवन ही नहीं है तो देखो 20% के केस में कोई कलर नहीं आएगा, तो बस केवल इतना ही होगा, ऑरेंज रेड येलो। तो दिस इज़ द कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के तरीके हैं, ठीक है, जिसमें कलर के हिसाब से भी बात करते हैं, और हम अगर हमें कलर दिया गया तो हम उसका न्यूमेरिक वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें पढ़ी हैं कार्बन रेजिस्टेंस में, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CBSE में भी पूछे जाते हैं, और भी कई सारे और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो इनको बेसिकली आपको याद रखना है, ये तरीका होता है इसका याद करने का। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। देखो अभी जो चैप्टर, अभी जो टॉपिक्स चलेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, और इनको अच्छे से समझना है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं, CBSE में आते हैं, ठीक है। तो उनको भी कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत सिंपल है। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, पहले मैं बात करूंगा, इसको समझाते हैं पहले, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ऐसा हमारे पास एक कंडक्टर लिया हमने, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, ये एक कंडक्टर है हमारे पास। और इस कंडक्टर को मैंने क्या किया कि एक बैटरी से, एक सेल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, और यहाँ मैंने एक V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया, ठीक है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, समझेंगे किस तरीके से क्या होता है। कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
लगभग जो कंडक्टर होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम बोल सकते हैं कि 10⁻28, ठीक है, क्यूबिक, ठीक है, यानी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इसकी पूरे वॉल्यूम के अंदर 10⁻28, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक जनरल वे बताया गया है यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है। कब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप? जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सेटअप होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जिस भी, तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और ये मूव करते 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 किस टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करते हैं। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो जिस भी एवरेज स्पीड से, जिस एवरेज स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं, तो उस एवरेज स्पीड को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन में बनाऊं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है? इट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स due to the application of external electric field when the electrons moves towards the positive terminal of the battery, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जिस भी एवरेज स्पीड से हम उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें भी आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी क्या क्या होता है। अब देखो, दो चीज़ें मैं यहाँ पे बात करूँगा, दो बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। एक तो तब जब आपने इसके यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेटअप नहीं हुआ, तो उस केस में जब हमने इसको हटा दिया, जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी है, तो क्या होगा इसके साथ? जो हादसे होंगे वो देखें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये रेंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, रेंडम मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसा मोशन करेंगे? रेंडम मोशन, ठीक है, ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटीज, ठीक है, थर्मल, ठीक है, टेम्परेचर होगा, थर्मल टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, तो थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो उसकी वजह से ये रेंडम मोशन करते रहेंगे, इनको पता नहीं किधर मोशन करना है, ठीक है, ये किधर भी मोशन कर सकते हैं, ठीक है, रेंडम मोशन करते रहते हैं। तो अगर मान लो कि मैंने एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, मैंने ये वाला एरिया लिया, सपोज दैट, ठीक है, समझना इस बात को। तो जितने अमाउंट ऑफ चार्जेज, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज जो है जिधर इधर फ्लो करेंगे, उतने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेज उधर फ्लो कर जाएंगे, है कि नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना एंटर किया है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना चार्ज एंटर कर रहा है, उतना ही चार्ज निकल रहा है उसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो हम बोल सकते हैं देयर इज़ नो नेट चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई भी करंट नहीं होती। नहीं तो ऐसा भी होता, अगर मान लो ऐसा ही होता तो फिर करंट, तो फिर किसी भी वायर कोई मिल जाता, उसी में करंट मिल जाती है, हमें नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस एंटर करेंगे ना, उतने अमाउंट ऑफ चार्जेस जो वहाँ से निकल भी जाएंगे, और उसकी वजह से जो नेट चार्ज होगा उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो होगी। और ये कब होता है? रेंडम मोशन करते रहते हैं ये, ठीक है। अब आप देखें
उसके बाद जैसे ही मैं क्या करता हूँ, सेकंड सिचुएशन में ले रहा हूँ, आगे हम इस रिलेशन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जब इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इस बैटरी को इस कंडक्टर को मैंने किसी भी वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ने से क्या होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, एक परफेक्ट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट कर जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है माइनस ई फोर्स लगेगा। और इस फोर्स की वजह से अगर इनका मास m है तो ये क्या होगा, एक्सिलरेट हो जाएंगे। और एक्सिलरेट हो जाएंगे कुछ इस, ये एक्सिलरेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एक्सिलरेट होंगे। और जो एक्सिलरेशन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो बार बार क्या होगा कि जो कंडक्टर आप ले रहे हो उसके खुद के भी आयंस होंगे, जो मेटल आयंस होंगे, उनसे वो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा उनके बीच में, कोलिजन होता रहेगा, बार बार कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने के बाद क्या होगा कि अगर दो सक्सेसिव कोलिजन हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन, एटम या फिर जो आयंस हैं, ठीक है, मेटल के आयंस हैं या उसके इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ अगर दो कोलिजन हो गए तो दो कोलिजन में क्या होगा कि एक कोलिजन हुआ फिर दूसरा कोलिजन हुआ, तो उनकी जो है वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उनको दोबारा वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या ज़रूरी है, बैटरी ज़रूरी है। यहाँ पे जो सेल, ये वी वोल्ट का जो कनेक्शन किया हुआ है, ये क्या करेगा, लगातार उसको इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कराएगा और वो दोबारा एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसके कोलिजन होते होते वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, और ये उसको जो है फोर्स प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इन सब में क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो ये सब हम अभी करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और हम सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ेंगे। तो